गुड इवनिंग दोस्तों, मैं ललनकांत आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल आस्था जीएस रिसर्च सेंटर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैं हर क्लास में कहता हूं और आज भी कहूंगा कि इन दिनों हम लोग भूगोल पढ़ रहे हैं। भूगोल में भी हमने विश्व भूगोल से प्रारंभ किया हुआ है और विश्व भूगोल का लगभग अब तक हम लोग 90% भाग कवर कर चुके हैं। 1 से 2 अध्याय और होगा, उसके बाद लगभग 99% से भी अधिक विश्व भूगोल हम लोग समाप्त कर चुके होंगे। विश्व भूगोल के बाद दोस्तों हम लोग भारतीय भूगोल के बारे में पढ़ेंगे। हम बताए थे पिछले लेक्चर में दोस्तों कि भारतीय भूगोल का 20 से 22 लेक्चर लगभग होगा, 20 अध्याय पढ़ेंगे उसमें हम लोग। उसके बाद कंप्लीट भूगोल, भारतीय भूगोल और विश्व भूगोल का समन्वित स्वरूप में हम लोग ज्ञान प्राप्त कर चुके होंगे। आप लोग भी बहुत अच्छे से ज्ञान प्राप्त कर चुके होंगे। उसके बाद कंप्लीट हमारा जितना भी वीडियो YouTube पर उपलब्ध होगा भारतीय भूगोल और विश्व भूगोल का, अगर आप एक बार 2 बार ढंग से देख लेते हैं, साथ ही संबंधित वीडियो का जो हम फ्री PDF आप लोगों को देते हैं उसे डाउनलोड कर लीजिए दोस्तों। डाउनलोड करके वीडियो भी देखिए, साथ में उसको PDF का मिलान करते हुए पढ़िए। ऐसा करके पढ़ेंगे तो आपका बेहतर मेमोराइज होगा। दोस्तों, अब अध्याय पे मैं आता हूं। जो अध्याय हम पढ़ा रहे हैं वो सागरीय तरंग एवं धाराएं, सागरीय तरंग एवं धाराएं। 3 लेक्चर दोस्तों इससे हम ले चुके हैं और हम बताए थे कि 4 लेक्चर में ये पूरी तरह समाप्त होगा। ये आज चौथा और आखिरी लेक्चर है जिसमें हम लोग ठंडी धाराओं के बारे में, ठंडी जलधाराओं, गर्म जलधाराओं के बारे में बहुत बेहतर तरीके से हम पढ़ा चुके हैं। आज हम लोग ठंडी जलधाराओं के बारे में पढ़ेंगे। जहां तक जो 3 लेक्चर इससे संबंधित हम लिए हैं दोस्तों, उसका मैं थोड़ा सा रिकैप कर देना चाहूंगा। तो आइए बिना कोई समय नष्ट किए, बिना कोई समय बर्बाद किए शुरुआत करते हैं। महासागरीय तरंग एवं धाराएं, ये है आज जो हम लोग का अध्याय चल रहा है, उसका शीर्षक है महासागरीय तरंग एवं धाराएं। इसी के संदर्भ में हम लोग पढ़ेंगे महासागरीय तरंग क्या होता है। जल जो होता है, महासागरीय जल दोस्तों सदैव गतिशील अवस्था में होता है और महासागरीय जल की गति को 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है महासागरीय तरंगें, दूसरा है महासागरीय धाराएं और तीसरा है ज्वार भाटा। यहाँ महासागरीय नहीं लगाया गया तो दोस्तों अपने आप में अंडरस्टूड है। महासागरीय जल की गति का स्वरूप ये 3 रूप होता है। महासागरीय जल की गति का स्वरूप ये 3 रूपों में हम लोग को महासागरों में देखने को मिलता है। तरंगों के रूप में, जलधाराओं के रूप में और ज्वार भाटा के रूप में। ये तीन रूप के बारे में हम लोग बारी बारी से विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। तरंगे हम बता चुके हैं पूरी तरह से। धाराओं में लगभग 70% भाग कवर कर चुके हैं। गर्म धाराओं के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग ठंडी धाराओं के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद ज्वार भाटा छोटा सा चैप्टर है, आज ही खत्म हो जाएगा। तरंगे जो होती है दोस्तों, महासागरों का सबसे स्पष्ट लक्षण होता है। तरंगे महासागरीय जल की सबसे ऊपरी सतह पर जो है का महासागरीय जल का सबसे ऊपरी सतह का भाग होता है और वो ऊपर उठता हुआ और नीचे धंसता हुआ हम लोग को दिखता हुआ प्रतीत होता है, जिसको हम लोग तरंग कहते हैं, जिसको हम लोग तरंग कहते हैं। महासागरीय गति महासागरीय सतह के ऊपर गति करता है, ये तब तरंग है। तरंगे जल कण, तरंगों में जलकण छोटे वृत्ताकार में गति करते हैं। तरंगों में जलकण छोटे वृत्ताकार रूप में गति करते हैं। तरंगों में जलकण छोटे वृत्ताकार रूप में गति करते हैं। ये तरंगे जो होती है दोस्तों, तरंगे जल में दोलन गति का प्रतीक होता है, दोलन गति का प्रतीक होता है। यानी कि कहीं कहीं इसको ऑसिलेटरी मोशन भी दे देता है, क्योंकि अंग्रेजी में दोलन गति को ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। तरंगे दोस्तों महासागरीय जल में ऑसिलेटरी मोशन अथवा दोलन गति का प्रतीक होता है। इससे समुद्र में निरंतर, तरंगे से क्या होती है दोस्तों, समुद्र में निरंतर उत्थान एवं पतन होते रहता है। बीच समुद्र में भी और तटीय भागों में भी उत्थान एवं स्वरूप देखने को मिलता है। लेकिन तरंगों को मापने के लिए बीच समुद्र में जो उत्थान और पतन होता है
उसे ही लिया जाता है। समुद्री धरातल पर इस कटक इस तरह सदृश गतिशील वक्र को दो भागों में बांटा जाता है। कटक सदृश गतिशील तरंग के ऊपरी उठे भाग को तरंग श्रृंग कहते हैं। तरंग का जो ऊपर उठा हुआ भाग होता है उसको तरंग श्रृंग कहते हैं। नीचे धसा हुआ भाग को तरंग गर्त कहते हैं। तो तरंग का 4 रूप होते हैं दोस्तों। तरंगों में हम लोग तरंग दैर्घ्य, तरंग गति, ऊंचाई, तरंग की ऊंचाई और तरंग का आवर्तकाल का अध्ययन करते हैं। एक चौथा इसमें जोड़ देंगे तरंग की आवर्ती, क्योंकि जहां आवर्तकाल होगा वहां आवर्ती भी होगा, क्योंकि आवर्तकाल का जस्ट विपरीत यानी कि उल्टा आवर्ती होता है। आवर्तकाल का एसआई मात्रक सेकंड होता है, वहीं आवर्ती का एसआई मात्रक हर्ज होता है। हर्ज, हटर्ज नहीं पढ़िएगा दोस्तों, कोई हटर्ज पढ़ते हैं, हटर्ज नहीं पढ़ना है, हर्ज होता है। दो पास वाली तरंग श्रृंगों के बीच क्षैतिज दूरी को तरंग लंबाई, आइए चित्र से समझा देते हैं। ये तरंग श्रृंग है, ये सॉरी दोस्तों, ये तरंग श्रृंग है और ये तरंग गर्त है। पुनः तरंग श्रृंग, तरंग गर्त, इस प्रकार तरंगें चलती रहती है। तरंग श्रृंग एवं तरंग गर्त, तरंग श्रृंग एवं तरंग गर्त, एक गर्त के बाद दूसरा श्रृंग आता है। तरंग श्रृंग गर्त श्रृंग गर्त श्रृंग गर्त श्रृंग, ऐसे तरंगें गतिशील होती है। दो श्रृंग या दो गर्त के बीच की जो दूरी होती है उसे तरंग लंबाई कहते हैं, उसे तरंग लंबाई कहते हैं। गर्त और श्रृंग के बीच लंबवत ऊंचाई जो होता है उसे तरंग की लंबाई कहते हैं, तरंग की ऊंचाई कहते हैं, तरंग की ऊंचाई कहते हैं। और दो शीर्ष या दो गर्त, दो श्रृंग या दो गर्त के बीच की जो दूरी होती है उसको तय करने में लगा समय को उस तरंग का आवर्तकाल कहते हैं। और आवर्तकाल का जस्ट विपरीत आवर्ती होता है, जिसका ऐसा ही मात्रक हर्ज होता है। ये था दोस्तों सागरीय तरंगों की उत्पत्ति समान रूप से सागर के जलीय धरातल पर पवनों के घर्षण के कारण होती है। सागरीय तरंगों की उत्पत्ति जो होती है दोस्तों, सामान्य रूप से सागरीय तल के ऊपर चलने वाली पवनें जो होती है वो सागरीय तल के ऊपर ही चलती है। जो जिस प्रकार हम धरातल पर देखते हैं कि हवाएं चलती है, और वो जो हवाएं चलती है वो हमारे धरातल की जो भूमि होती है उसके साथ घर्षण करता है, लेकिन वो घर्षण हमें होता हुआ प्रतीत नहीं पड़ता है। जहां घर्षण अधिक होता है, जहां की चट्टानें मुलायम होती है, जैसे कि धूल कण वाले क्षेत्र या रेतीले क्षेत्र या फिर मरुस्थल का क्षेत्र में पवनें जब चलती है तो वहां से उन धूलों को उड़ाकर दूसरी जगह ले जाती है। तो ये क्या होती है, धरातल पर स्थित विभिन्न प्रकार के कण, चाहे रेत हो, चाहे मरुस्थलीय रेत हो या बालू हो, पवन यानी कि हवा और उन धरातलीय कणों के बीच घर्षण होती है, गति होती है, और उस घर्षण में पवन जो है जीत जाता है उससे, और उसको साथ अपने साथ लेकर उड़ाकर कहीं दूसरे स्थान पर ले जाता है। उसी प्रकार जलमंडल में भी होता है। जो पवनें धरातल जलमंडल के ऊपर चलती है वो जल के साथ घर्षण करती है, और जल और पवन के बीच घर्षण के कारण ही तरंगें मुख्य रूप से उत्पन्न होती है। तरंगों की ऊंचाई पर पवन वेग, उसे प्रवाहित होने की अवधि तथा सागर से जलीय धरातल के विस्तार का प्रभाव है। ये दोस्तों पढ़ा दिए हैं। अब सागरीय धाराएं हम लोग पढ़ेंगे। महासागरीय धाराएं जो होती है किन किन बातों पर निर्भर करती है, यानी कि महासागरीय धाराओं को उत्पत्ति के कारक जो माने जाते हैं, इसके पिता जो माने जाते हैं, महासागरीय धाराओं को उत्पन्न करने वाले जो मुख्य कारक माने जाते हैं, ये मुख्य प्रकार से 7 हैं। जिसमें पृथ्वी की परिभ्रमण गति के कारण जो है पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है। इस कारण जल में पूर्व से पश्चिम की ओर गति उत्पन्न हो जाती है। तो ये एक प्रमुख कारक है महासागरीय जल में गति उत्पन्न करने का, यानी कि महासागरीय धाराओं को उत्पन्न करने का एक पृथ्वी की परिभ्रमण गति एक महत्वपूर्ण कारक है। प्रचलित पवनें जो होती है, ये भी प्रचलित पवनें जो होती है साधारण पवनों से कुछ ज्यादा गति से गतिमान होती है, और ये जल से घर्षण करके क्या होती है, उसको महासागरीय धाराओं में परिवर्तित करता है। वायु दाब भी एक प्रमुख कारण है, वाष्पीकरणता वर्षा भी एक प्रमुख कारण है, घनत्व प्रवणता, अधिक घनत्व से कम घनत्व की ओर जल चलने लगती है, जिससे महासागरीय धाराएं उत्पन्न होती है। तापमान में अंतर, जहां ताप कम होगा दोस्तों वहां दाब
अधिक होगा। जहां तापमान कम होगा वहां दाब अधिक होगा, तापमान कम होने से दाब अधिक होता है। तो इससे भी तापमान कम होने से, सॉरी दोस्तों, तापमान अधिक होने से दाब कम होता है, तापमान अधिक होने से दाब कम होता है, और तापमान कम होने से दाब अधिक होता है। तो अधिक दाब वाले क्षेत्र से कम दाब वाले क्षेत्र की ओर महासागरीय धाराएं उत्पन्न होती है। तटरेखा की आकृति अथवा तटीय बाधा, तटीय बाधा, ये भी महासागरीय धाराओं को उत्पन्न करने का एक महत्वपूर्ण कारक होता है। और लास्ट में है दोस्तों, ये है पहला पृथ्वी की परिभ्रमण गति, दूसरा प्रचलित पवन है, तीसरा वायु दाब, चौथा वाष्पीकरण एवं वर्षा, चौथा पांचवा घनत्व प्रवणता, छठा तापमान में अंतर, सातवां महाद्वीपीय तटीय बंध या तटीय महाद्वीपीय बंध, और लास्ट है दोस्तों कोरियोलिस बल। कोरियोलिस बल जो क्या है, जी कोरियोलिस ने इसका आविष्कार किया था। पृथ्वी के घूर्णन के कारण एक बल उत्पन्न होता है जो पूर्व से पश्चिम की ओर, जिसकी दिशा पूर्व से पश्चिम की ओर होती है, जिसकी दिशा पूर्व से पश्चिम की ओर होती है। इसी बल को कोरियोलिस बल नाम दिया गया है। कोरियोलिस बल का मान दोस्तों विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा यानी कि इक्वेटर लाइन पर शून्य होता है, और विषुवत रेखा से दोनों ध्रुवों अथवा विषुवत रेखा से उत्तरी ध्रुव या विषुवत रेखा से दक्षिणी ध्रुव की ओर बढ़ने पर कोरियोलिस बल का मान बढ़ता चला जाता है। यानी अक्षांशों के साथ, बढ़ते अक्षांशों के साथ कोरियोलिस बल का मान भी बढ़ता है, और सर्वाधिक कोरियोलिस बल का मान उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव पर होता है। तो दोस्तों ये बहुत ही एकदम नोट कर लीजिएगा दिमाग में कि कोरियोलिस बल का मान विषुवत रेखा, जिसको हम लोग भूमध्य रेखा कहते हैं और अंग्रेजी में इसको इक्वेटर लाइन कहते हैं, उसका मान विषुवत रेखा पर, कोरियोलिस बल का मान विषुवत रेखा पर शून्य होता है, और विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ने पर, यानी कि दोनों ध्रुवों की ओर, चाहे उत्तरी ध्रुव की ओर बढ़े चाहे दक्षिणी ध्रुव की ओर बढ़े, बढ़ते ध्रुवों के साथ, बढ़ते अक्षांशीय रेखाओं के साथ कोरियोलिस बल का मान भी बढ़ता जाता है, और दोनों ध्रुवों पर अथवा नॉर्थ ध्रुव और साउथ ध्रुव पर कोरियोलिस बल का मान अधिकतम होता है। तो यही है दोस्तों, इसी में यही बताना चाहते थे। महासागरीय धाराओं के उत्पत्ति प्रकृति जो होती है किस प्रकार होती है। प्रशांत महासागरीय धाराएं, प्रशांत महासागर में भी जो है विषुवत रेखा के उत्तर में चलने वाली धाराओं को उत्तरी प्रशांत महासागरीय धाराएं कहते हैं। ये धाराएं पूर्व से पश्चिम की ओर चलती है, उत्तरी प्रशांत महासागरीय धाराएं, और भूमध्य रेखा के दक्षिण में चलने वाली धाराओं को दक्षिण प्रशांत महासागरीय धाराएं कहते हैं। इसी तरह अटलांटिक महासागर में होता है, तो इसमें भी अटलांटिक महासागर में भूमध्य रेखा के उत्तर में चलने वाली जलधाराओं को उत्तरी अटलांटिक महासागरीय जलधाराएं कहते हैं, और अटलांटिक महासागर में भूमध्य रेखा के दक्षिण में पूर्व से पश्चिम की दिशा में चलने वाली जलधाराओं को दक्षिणी अटलांटिक महासागरीय गर्म जलधाराएं कहते हैं, और ये व्यापारिक पवनों के कारण संभव हो पाता है। जिस प्रकार हिंद महासागर में, प्रशांत महासागर में और अटलांटिक महासागर में होता है दोस्तों, इस प्रकार हिंद महासागर में देखने को नहीं मिलती है। इसमें पवने 6 महीना उत्तर से दक्षिण की ओर और 6 महीना दक्षिण से उत्तर की ओर चलती है। यहाँ पर मानसूनी पवनों का प्रवाह देखा जाता है। भूमध्य जल अर्थात प्रत्येक 6 महीना में अपनी दिशा बदलती है, लेकिन इसमें से कुछ ऐसे धाराएं हैं जो वर्ष भर एक ही दिशा में चलती है। उदाहरण स्वरूप भूमध्य रेखीय जलधारा, भूमध्य रेखीय जलधारा। इस प्रकार हिंद महासागर में जलधाराओं को 2 भागों में बांटा गया, स्थायी जलधारा और अस्थायी जलधारा। अस्थायी जलधारा के अंतर्गत भूमध्य रेखीय जलधारा, मोजाम्बिक धारा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा तथा अगुलहास धारा आती है। अस्थायी जलधाराओं के अंतर्गत मानसून प्रवाह दक्षिण पश्चिम मानसून या उत्तर दक्षिण पश्चिम मानसून या दक्षिण पश्चिम मानसून या उत्तर पूर्वी मानसून। दक्षिण पश्चिम मानसून की दिशा उत्तर से दक्षिण की ओर होती है, और उत्तर पूर्वी मानसून की दिशा उत्तर से दक्षिण की ओर होती है। इस प्रकार अस्थायी धाराओं को 2 प्रकार की धाराओं में बांटा गया है। ग्रीष्मकालीन मानसूनी प्रवाह यानी कि ड्रिफ्ट, और शीतकालीन मानसूनी प्रवाह। शीतकालीन मानसूनी प्रवाह में हवाएं उत्तर से दक्षिण की ओर चलती है, जबकि ग्रीष्मकालीन मानसून प्रवाह में, जिसको हम दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं, इसमें हवाएं जलधाराएं जो हवाएं के साथ जलधाराएं जो है दक्षिण से
उत्तर की ओर चलती है। महासागरीय धाराओं के प्रकार दिशा, गति एवं आकार के आधार पर, दिशा, गति एवं आकार के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, प्रवाह धारा और विशाल धारा। तापमान के आधार पर 2 प्रकार के धाराएं होते हैं, गर्म जल धारा और ठंडी जल धारा। और गहराई के आधार पर सतही जल धारा और गहरी जल धारा कहा गया है। इसमें हम लोग ये प्रवाह जल धारा और विशाल धारा के बारे में पढ़ चुके हैं दोस्तों, और गहराई के आधार पर धारा के बारे में भी पढ़ चुके हैं, सतही जल धारा और गहरी जल धारा। गर्म जल धारा को पढ़ा चुके हैं, आज हम लोग ठंडी जल धारा के बारे में पढ़ेंगे। प्रवाह जो होता है दोस्तों, जब सागरीय सतह का जल अपना न्यूनतम वेग से हवा के प्रवाह से प्रेरित होकर गतिमान होती है तो उसको प्रवाह कहते हैं। इसकी गति और दिशा अनिश्चित होती है, इसमें गति और दिशा दोनों ही अनिश्चित होती है। इसके सर्वोत्तम उदाहरण है उत्तरी अटलांटिक महासागरीय प्रवाह तथा दक्षिणी अटलांटिक महासागरीय प्रवाह, या उत्तरी अटलांटिक प्रवाह एवं दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह। दूसरा है धारा दोस्तों, जब जल के अंदर धरातलीय जल, जब सागर के अंदर धरातलीय जल एक निश्चित दिशा में के अंतर्गत, जब सागर के अंतर्गत धरातलीय जल एक निश्चित दिशा के अंतर निश्चित दिशा में प्रवाहित होती है, जब सागर के अंदर धरातलीय जल एक निश्चित सीमा के अंदर निश्चित दिशा में प्रवाहित होती है तो उसे धारा कहते हैं। इसकी गति प्रवाह से अधिक होती है, यानी कि धारा की गति ड्रिफ्ट से अधिक होती है। ब्राजील धारा, वेनेजुएला धारा और पेरू की धारा इसके सर्वोत्तम उदाहरण हैं। 7वां आता है दोस्तों विशाल धारा। यह विशाल धारा जो होती है, नदी जिस तरह बहती है उसी समान नदी के समान बहता हुआ सागरीय जल जब एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होने लगता है तो उसे विशाल धारा कहते हैं। इसमें भी, विशाल धारा में भी इसकी दिशा निश्चित होती है और इसमें धारा एवं प्रवाह से गति अधिक होती है, अर्थात सर्वाधिक गति विशाल धारा में ही होती है। इसके सर्वोत्तम उदाहरण गल्फ स्ट्रीम है। गहराई के आधार पर धारा के प्रकार ऊपरी एवं सतही जल धारा और गहरी जल धारा। दोस्तों सागरीय जल का 10% सतही जल धारा है और ये जल धाराएं सागरीय सतहों से 400 मीटर की गहराई तक पाई जाती है और ये सागरीय जल कुल महासागरीय जल का 10% भाग पाया जाता है। गहरी जल धारा दोस्तों ये कुल महासागरीय जल का 90% भाग है और यह जो है 90% भाग है और यह 400 मीटर की गहराई से लेकर अंत तक की सागरीय नितल तक के भाग को गहरी जलधारा के अंतर्गत रखा जाता है। इसमें जो है इस जलधारा में गति जो होता है, घनत्व में अंतर, जैसे जैसे जल नीचे हम जाएंगे जल के नीचे जल का घनत्व बढ़ता चला जाता है और घुत्व, जल का घनत्व और घुत्व के कारण धारा प्रवाहित होती है। उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में जहां तापमान कम होती है, उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में दोस्तों जहां तापमान कम होता है वहां दाब क्या होगा, अधिक होगा। ताप अधिक होने से ताप कम होने से दाब अधिक होगा, फलस्वरूप वहां उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की ओर धाराएं चलने लगती है और ये ज्यादातर ठंडी जल धाराएं होती है क्योंकि यहाँ अधिकतम घनत्व के कारण जल नीचे की ओर बैठता है। तो ये था तापमान के आधार पर दोस्तों जलधारा। 2 प्रकार के, गर्म जलधारा है, ठंडी जलधारा। ये गर्म जलधारा को हम पढ़ा चुके हैं, भली भांति पढ़ा चुके हैं। ये देखिए गर्म जलधारा में ये सब आता है। विषुवत रेखीय जलधारा, क्यूरोशियो धारा जलधारा, जापान की काली धारा, उत्तरी प्रशांत धारा, अलास्का की धारा, सुशीमा धारा, दक्षिणी विषुवतीय जलधारा, पूर्वी विषुवतीय, प्रति विषुवतीय जलधारा। जहां उत्तरी विषुवतीय जलधारा है तो उत्तरी प्रति विषुवतीय जलधारा भी होगा। अटलांटिक महासागर की जलधारा उत्तरी विषुवतीय जलधारा, दक्षिणी विषुवतीय जलधारा, फ्लोरिडा की धारा गल्फ स्ट्रीम जलधारा और प्रति विषुवतीय एक जलधारा अंटाइल्स की जलधारा। हिंद महासागर की यह है दक्षिणी विषुवतीय जलधारा, मोजाम्बिक जलधारा, अबुल हास जलधारा, ग्रीष्मकालीन मानसून प्रवाह और मेडागास्कर की धारा, ये सब प्रमुख है। भूमध्य रेखीय धारा, क्यूरोशिवा धारा, सुशीमा धारा, अलास्का की धारा। दक्षिणी प्रशांत महासागर की धाराओं में दक्षिणी भूमध्य रेखीय धारा आती है। उसके बाद पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की धारा आती है। पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की धारा के बाद एल नीनो और लानिना के बारे में बताए थे। एल नीनो जो होता है दोस्तों एक गर्म जलधारा है, जबकि लानिना एक ठंडी जलधारा है। और दोनों की उत्पत्ति दक्षिण अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित एक देश है, इसका नाम पेरू है। पेरू के तट पर ही दोनों की उत्पत्ति होती है। एल नीनो से जहां सूखा होता है, यानी कि मानसून कमजोर पड़ जाता है भारतीय उपमहाद्वीप में, वहीं लानिना से मानसून मजबूत हो जाता है, काफी मजबूत हो जाता है। यहाँ देखिए दोस्तों ये है
प्रभाव जो है व्यापारिक हवाएं हैं, अलिनो के कारण मानसून कमजोर पड़ जाता है, अलानिना से मजबूत रहता है। प्रभाव क्या होता है, सूखे, बाढ़ और तूफानों की स्थिति एलिनो में होती है। वहीं लानिना में क्या होता है, कम वर्षा पड़ता है, सूखे एवं मजबूत मानसून होते हैं। पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की धारा, उत्तरी अटलांटिक महासागर की धारा में उत्तरी भूमध्य रेखीय धारा आता है, फ्लोरिडा की धारा आता है, गल्फ स्ट्रीम धारा आता है, फिर उत्तरी अटलांटिक प्रवाह आता है, फिर नॉर्वे की धारा आता है। नॉर्वे की धारा 2 बार आ गया दोस्तों। दक्षिणी अटलांटिक महासागर की धाराएं में दक्षिण भूमध्य रेखीय धारा, उसके बाद ब्राजील की धारा प्रति विषुवत, जहां विषुवत रेखीय धारा होगा वहां प्रति विषुवत रेखीय धारा भी होगा दोस्तों। विषुवत रेखीय जलधारा जो होता है पूर्व से पश्चिम की ओर प्रभावित होती है, वहीं प्रति भूमध्य रेखीय जलधारा पश्चिम से पूर्व की ओर प्रभावित होती है। हिंद महासागर की जलधारा, दक्षिण भूमध्य रेखीय जलधारा, प्रति भूमध्य रेखीय जलधारा, ये भी यानी कि ये पश्चिम से पूर्व की ओर प्रभावित होगा। और भूमध्य रेखीय जलधारा चाहे जिसमें भी हो, अटलांटिक महासागर में हो, प्रशांत महासागर में हो या हिंद महासागर में हो, भूमध्य रेखीय जलधारा जो होगी पश्चिम से पूर्व की दिशा में प्रभावित होती है, जबकि प्रति भूमध्य रेखीय जलधारा पूर्व से पश्चिम से पूर्व की ओर प्रभावित होती है। पश्चिम से पूर्व की ओर प्रभावित होती है प्रति भूमध्य रेखीय जलधारा, जबकि भूमध्य रेखीय जलधारा पूर्व से पश्चिम की ओर प्रभावित होती है। मोजाम्बिक की धारा, मेडागास्कर की धारा, अगुल्हास की धारा, शीतकालीन मानसून प्रवाह, जिसको शीतकालीन मानसून प्रवाह, जिसमें हम लोग उत्तर पूर्वी शीतकालीन मानसून प्रवाह को उत्तर पूर्वी मानसून प्रवाह कहा जाता है भारतीय क्षेत्र में। यह गर्म जलधारा है। शीतकालीन मानसून प्रवाह शीतकालीन है दोस्तों, तो इसका मतलब ये नहीं समझिएगा कि ये ठंडी गर्म जलधारा है। शीतकालीन मानसून प्रवाह भी एक, जिसको उत्तर पूर्वी मानसून प्रवाह हम लोग अपनी भारतीय महाद्वीप में कहते हैं, ये गर्म जलधारा है और ये शीतकाल में चलती है तथा शीतकालीन मानसून पवनों के कारण उत्पन्न होती है। यह जलधारा भूमध्य रेखा के उत्तर में बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न होकर अरब सागर की ओर चलती है। यह जलधारा इन्हीं हवाओं के अनुसरण करती है। यह जलधारा अरब सागर के आगे अफ्रीका तक चलती है, अरब सागर के आगे चलकर अफ्रीका तक चलती है। उत्तर पूर्वी मानसून जो है अरब सागर में उत्पन्न होती है और वहां से चलकर भारतीय उपमहाद्वीप से आगे कर अरब सागर में पहुंचती है और अफ्रीका के तट तक जाती है, अफ्रीका के पूर्वी तट तक जाएगी। दक्षिणकालीन मानसून प्रवाह, जिसको हम लोग दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं, यह गर्म जलधारा है जो अरब सागर में से प्रारंभ होकर भारतीय तट के सहारे बंगाल की खाड़ी की ओर जाती है। इसकी दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है। ग्रीष्म ऋतु में मानसून का भी यही दिशा होता है। मानसून का भी कारक दक्षिण पश्चिम मानसून ही होते हैं। बंगाल की खाड़ी के आगे यह जलधारा पूर्वी द्वीप समूह तक चलती है। वास्तव में यह जलधारा उत्तर पूर्वी मानसून प्रवाह का ही परिवर्तित रूप है, क्योंकि दक्षिण पश्चिम मानसून जो है वह उत्तर पूर्वी मानसून प्रवाह का ही परिवर्तित रूप है। अब ठंडी जलधारा के बारे में दोस्तों आज यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे, लेकिन तीसरा लेक्चर में हम यहाँ तक पढ़ा चुके थे। रिकैप करने में लंबा चैप्टर है दोस्तों, इसलिए रिकैप करने में भी टाइम लगा। रिकैप भी होना दोस्तों बहुत जरूरी है। एक बार रिमाइंड आपका हो गया, उसके बाद आज हम लोग पढ़ेंगे, 15 से 20 मिनट में इसको खत्म करेंगे। ठंडी जलधारा, ठंडी जलधारा। आइए दोस्तों, थोड़ा सा बीच में व्यवधान हो गया था, कोई स्टूडेंट आ गया था तो उसको भेजना पड़ा। आइए शुरू करते हैं। ठंडी जलधारा, ये जलधाराएं, ठंडी जलधाराएं जो होती है दोस्तों, यह ठंडे क्षेत्र से गर्म क्षेत्र की ओर प्रवाहित होती है और अपने मार्ग में आने वाले जो धाराएं होती है उससे यह अधिक ठंडी होती है, उससे यह अधिक ठंडी होती है। इसलिए यह जिन मार्गों में चलती है वहां के हवाओं, वहां के जलधाराओं को ठंडा कर देता है। मतलब ये जलधाराएं ठंडी जलधाराएं हैं। ये इतनी ठंडी होती है कि ये ठंडे मार्ग से गर्म मार्ग की ओर चलती है, ठंडे मार्ग से गर्म मार्ग की ओर चलती है। इसलिए अपने रास्ते में आने वाले इसके मार्ग जो होते हैं अपेक्षाकृत इससे अधिक गर्म होगा और यह अपने मार्ग में आने वाले जलधाराओं को गर्म करता हुआ
आगे बढ़ता चला जाता है, ठंडी जलधाराएं। यही है दोस्तों, ये जलधाराएं जो ठंडे क्षेत्रों से गर्म क्षेत्र की ओर चलती है उन्हें ठंडी जलधाराएं कहते हैं। जो जलधाराएं ठंडी क्षेत्र से गर्म क्षेत्र की ओर चलेगी उसे ठंडी जलधाराएं कहेंगे। उसी प्रकार गर्म जलधाराओं में हम लोग पढ़ेंगे, जो जलधाराएं गर्म क्षेत्र से ठंडी क्षेत्र की ओर चलेगी उसको हम लोग गर्म जलधाराएं कहते हैं। ये उच्च अक्षांशों के ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर बहती है, उच्च अक्षांशों से भूमध्य रेखा की ओर बहेगी। इसके जल का तापमान रास्ते में आने वाले जल का तापमान को कम कर देता है। क्लियर है दोस्तों, हम पहले ही बता दिए थे कि ये इसका तापमान बहुत ही कम होता है, इसलिए अपने मार्ग में आने वाले जितने भी जल इसके संपर्क में होते हैं उसका तापमान को कम कर देता है। अतः ये धाराएं जिन क्षेत्रों में चलती है वहां के तापमान को क्या कर देगी, कम कर देगी। प्रमुख ठंडी महासागरीय जलधाराएं प्रशांत महासागर में क्यूराइल जलधारा, इसको ओयासिबो धारा कहता है। कैलिफोर्निया जलधारा, हम्बोल्ट अथवा पेरुवियन जलधारा, पेरू का जलधारा, यानी कि इसके अंदर लानिना आ सकता है, लानिना जो एक ठंडी जलधारा है। अंटार्कटिका प्रवाह, अंटार्कटिका ड्रिफ्ट हो जाएगा। अकोष्ठक धारा, अकोष्ठक जल मतलब कि एशिया जो होता है, पूर्वी एशिया के पास अकोष्ठक सागर है, वहां से उत्पन्न होने वाली जलधारा को अकोष्ठक जलधारा कहते हैं। प्रशांत महासागर में उत्पत्ति होती है। उसके बाद अटलांटिक महासागर में लेब्राडोर की धारा, पूर्वी ग्रीनलैंड की धारा, पूर्वी ग्रीनलैंड की धारा यानी कि पूर्व से पश्चिम की ओर ग्रीनलैंड के पास बहती है, जिसको पूर्वी ग्रीनलैंड की धारा करते हैं। इरमिंगर धारा, कैनारी जलधारा और फॉकलैंड धारा, फॉकलैंड के पास उत्पत्ति होने वाली धारा को फॉकलैंड जलधारा कहते हैं। हिंद महासागर, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा, हिंद महासागर में पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा। शीतकालीन मानसून प्रवाह, भारतीय क्षेत्र में शीतकालीन मानसून प्रवाह जो होती है यानी कि उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर चलने वाली मानसून प्रवाह शीतकालीन मानसून प्रवाह है। ये सोमाली धारा दक्षिणी शीतकालीन मानसून प्रवाह यानी कि ये जिसमें पश्चिमी विक्षोभ आता है, भूमध्य सागर के उत्पन्न होने वाली एक जलधारा है और ये पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है, इसलिए इसको पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है। पश्चिमी विक्षोभ, सोमाली धारा, दक्षिणी हिंद धारा और अंटार्कटिक प्रवाह, अंटार्कटिक ड्रिफ्ट। उत्तरी प्रशांत महासागर की जलधारा है क्यूराइल धारा, यह ठंडी जलधारा है, इसे ओयासियो जलधारा भी कहते हैं। यह जलधारा उत्तरी ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर प्रवाहित होती है। यह जलधारा यानी कि क्यूराइल जलधारा जो होती है क्या होती है, उत्तरी ध्रुव से, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर चलती है। क्यूराइल जलधारा बेरिंग जल संधि से प्रारंभ होकर साइबेरिया के पूर्वी तट के सहारे, साइबेरिया के पूर्वी तट के सहारे बहती है, साइबेरिया के पूर्वी तट के सहारे बहती है। यह जलधारा अपने साथ आर्कटिक सागर को से ठंडा जल एवं बर्फ की बड़ी बड़ी हिमशैलें बहाकर लाती है। ये जलधाराएं चूंकि उत्तरी ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर चलती है, ये अपने साथ ठंडी जलधाराओं को एवं बड़े बड़े बर्फ के सीलों को साथ लेकर चलती है। यह क्यूरोसियो जलधारा से मिलकर कोहरा उत्पन्न करता है। यह क्यूरोसियो जलधारा से मिलकर दोस्तों क्या होती है, कोहरा उत्पन्न करती है। अकोष्ठक सागर में इसे अकोष्ठक जलधारा भी कहते हैं। क्यूरोसियो जलधारा ही दोस्तों अकोष्ठक सागर में पहुंच जाती है बाद में और इसे अकोष्ठक जलधारा कहते हैं। कैलिफोर्निया की जलधारा, यह भी ठंडी जलधारा है जो भूमध्य रेखा की ओर प्रवाहित होती है। उत्तरी प्रशांत महासागर की दक्षिणी शाखा से, उत्तरी प्रशांत महासागर की दक्षिणी शाखा से इसकी उत्पत्ति होती है। यह जलधारा अमेरिका के पश्चिमी तट विशेषकर कैलिफोर्निया की खाड़ी के निकट बहती है, इसलिए इसे कैलिफोर्निया की धारा कहते हैं। वास्तव में यह उत्तरी प्रशांत प्रवाह का ही, उत्तरी प्रशांत प्रवाह यानी कि उत्तरी प्रशांत ड्रिफ्ट का ही एक भाग है जो व्यापारिक पवनों के कारण विकसित होता है। ये व्यापारिक पवनों के कारण उत्पन्न होती है। यह जलधारा आगे चलकर उत्तरी भूमध्य रेखीय जलधारा में मिल जाती है और लगभग गर्म जलधाराओं में परिवर्तित हो जाती है। ठंडी जलधारा के कारण मेक्सिको का पश्चिमी भाग, ठंडी जलधारा के कारण मेक्सिको का पश्चिमी भाग ग्रीष्म काल में भी अधिक गर्म नहीं हो पाता और इसी के प्रभाव से कैलिफोर्निया में शीतल मरुस्थल का निर्माण हुआ है। यानी कि
कैलिफोर्निया की धारा एक बहुत ही ठंडी जलधारा है। इसी के कारण मेक्सिको का पश्चिमी तट जो है गर्मी में भी गर्म नहीं हो पाता और कैलिफोर्निया में शीतल मरुस्थल का निर्माण भी करने का प्रमुख भूमिका यही कैलिफोर्निया की धारा अदा करता है। दक्षिणी प्रशांत की धारा, इसमें पेरू की धारा होती है। यह ठंडी जलधारा है। यह दक्षिणी ध्रुव की ओर से या दक्षिणी ध्रुव की ओर से भूमध्य रेखा की ओर प्रवाहित होती है या दक्षिणी ध्रुव की ओर से भूमध्य रेखा की ओर प्रवाहित होती है। दोस्तों, यह ठंडी जलधारा है। यह जलधारा दक्षिण अमेरिका के पेरू के तटवर्ती में बहती है, तटवर्ती क्षेत्र में बहती है, इसलिए इसे पेरू की धारा भी कहते हैं। इसकी उत्पत्ति दक्षिणी प्रशांत और अंटार्कटिका प्रवाह से होती है। इसकी उत्पत्ति जो होती है दोस्तों दक्षिण प्रशांत प्रवाह, साउथ प्रशांत ड्रिफ्ट और अंटार्कटिक ड्रिफ्ट के कारण होती है। अंटार्कटिक प्रवाह जब दक्षिणी अमेरिका के दक्षिणी सीमा पर पहुंचती है तो वहां कैप हॉर्न से टकराता है, जिससे इसकी एक शाखा उत्तर की ओर मुड़ जाती है, जो पेरू की धारा कहलाती है। इस धारा का पता हम्बोल्ट नामक भूगोलवेत्ता ने लगाया था, इसलिए इसे हम्बोल्ट धारा भी, पेरू की जलधारा को हम्बोल्ट जलधारा भी कहते हैं। इसकी गति 27 किलोमीटर प्रतिदिन होता है। इसकी चौड़ाई लगभग 150 किलोमीटर की है। हम्बोल्ट की जलधारा की चौड़ाई 150 किलोमीटर है और इसकी गति जो होती है 27 किलोमीटर प्रतिदिन होती है। यह जलधारा आगे चलकर दक्षिण भूमध्य रेखीय जलधारा में विलीन हो जाती है। दक्षिण भूमध्य रेखीय जलधारा जो होती है, जो एक गर्म जलधारा है, उसमें विलीन हो जाता है। दूसरा है अंटार्कटिक प्रवाह। ये भी दोस्तों अंटार्कटिक प्रवाह है, तो अंटार्कटिक प्रवाह है तो ये दक्षिणी ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर प्रवाहित होगी। दक्षिण अटलांटिक महासागर में दक्षिण अटलांटिक महासागर के समान दक्षिण प्रशांत महासागर में भी पश्चिम से पूर्व की ओर ठंडी जलधाराएं बहती है। पश्चिम से पूर्व की ओर ठंडी जलधाराएं बहती है, जिसे अटलांटिक प्रवाह या दक्षिण प्रशांत प्रवाह कहते हैं। यह ठंडी जलधारा है जो दक्षिणी ध्रुव महासागर में पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। वास्तव में यह जलधारा अटलांटिक प्रवाह या अंटार्कटिका प्रवाह का ही अंग है। यह जलधारा की उत्पत्ति पछुआ पवनों के कारण होता है। पछुआ पवन जो पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है, इसलिए अंटार्कटिका प्रवाह या आर्कटिक प्रवाह जो भी है, उसकी उत्पत्ति जो होती है पछुआ पवनों के प्रभाव से होती है। यह जलधारा 40 से 60 डिग्री अक्षांशों के पास जो होता है स्थल का प्रभाव में अत्यधिक तेज गति से प्रवाहित होती है। दक्षिणी अमेरिका के पास इसकी 2 शाखाएं हो जाती है। एक शाखा पेरू की धारा के नाम से जानी जाती है और दूसरी शाखा अटलांटिक महासागर में चली जाती है। तो शाखा कैप ऑफ गुड ऑफ यानी हॉर्न कैप जो है उससे टकराती है और एक शाखा उत्तर की ओर मुड़ जाती है, जो पेरू के तट की सहारे चलता है उसे पेरू की धारा कहते हैं, और दूसरी शाखा अटलांटिक महासागर में चली जाती है। उत्तरी अटलांटिक महासागर की धारा है। कैनारी धारा उत्तरी अटलांटिक प्रवाह की एक शाखा स्पेन के पास से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। यह धारा स्पेन, पुर्तगाल एवं अफ्रीका के पश्चिमी तट के सहारे बहती हुई कैनारी द्वीप के समीप पहुंचती है, इसलिए इसे कैनारी जलधारा भी कहते हैं। कैनारी जलधारा इसको क्यों कहते हैं दोस्तों? क्योंकि ये कैनारी द्वीप के समीप पहुंचती है, इसलिए इसे कैनारी जलधारा कहते हैं। यह जलधारा अंत में उत्तरी भूमध्य रेखीय जलधारा में मिल जाती है और समाप्त हो जाती है। इसकी प्रवाह की दिशा दक्षिण की ओर होती है। इस जलधारा की गति 10 से 45 किलोमीटर प्रतिदिन होती है। लेब्राडोर की जलधारा उत्तरी अटलांटिक महासागर के उत्तरी भाग में स्थित ग्रीनलैंड के पश्चिमी एवं लेब्राडोर प्रायद्वीप के तटीय भाग में प्रवाहित होने वाली धारा को लेब्राडोर जलधारा कहते हैं। दोस्तों मैप
हम पहले दिखाए हुए हैं, मैप आप लोग के माइंड में होगा कि ग्रीनलैंड के पश्चिमी भाग और लेब्राडोर प्रायद्वीप के तटीय भाग में प्रवाहित होने वाली धारा को लेब्राडोर जलधारा कहते हैं। यह ठंडी जलधारा है। इसकी उत्पत्ति बेफिन की खाड़ी में होती है। बे ऑफ बेफिन में इसकी उत्पत्ति, लेब्राडोर जलधारा की उत्पत्ति, लेब्राडोर करंट की उत्पत्ति कहां होती है? बेफिन की खाड़ी में होती है। उत्तर से दक्षिण की ओर बहती हुई, उनके उत्तर से दक्षिण की ओर बहती हुई यह धारा न्यू फॉकलैंड के पास गल्फ स्ट्रीम जलधारा में मिल जाती है। उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होते हुए यह जलधारा न्यू फॉकलैंड द्वीप के पास गल्फ स्ट्रीम धारा से मिल जाती है। इस जलधारा के साथ बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े बहकर आगे आते हैं, क्योंकि ये ठंडी जलधारा है, ये तीव्र गति से चलती है और इसके साथ, इस जलधारा के साथ बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े बहकर इसके साथ आते हैं। जब ये गल्फ स्ट्रीम जलधारा से मिलते हैं तो न्यू फॉकलैंड के पास घना कोहरा छा जाता है। जब ये दोस्तों, ये ठंडी जलधारा, लेब्राडोर जलधारा, जब ये अपने साथ विशाल मात्रा में बड़े बड़े बर्फ के शिलाखंडों को लेकर आगे बढ़ती है और न्यू फॉकलैंड द्वीप के पास गल्फ स्ट्रीम धारा, जो कि गर्म जल धारा है, उससे मिल जाती है, तो दोनों के मिलने से न्यू फॉकलैंड द्वीप के पास एक कोहरा, घना कोहरा सा छा जाता है। पूर्वी ग्रीनलैंड की धारा, यह ठंडी जलधारा है। ग्रीनलैंड के पूर्वी किनारे पर उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है, इसलिए इसे पूर्वी ग्रीनलैंड की धारा कहते हैं। यह जलधारा उत्तरी ध्रुव सागर से उत्पन्न होती है और उत्तरी अटलांटिक प्रवाह में मिल जाती है। उत्तरी अटलांटिक प्रवाह में मिल जाती है। इरमिंगर की जलधारा, यह ठंडी जलधारा है और अति सीमित क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली जलधारा है, जो आइसलैंड के पूर्वी किनारे से बहती है, के सहारे बहती है। दोस्तों, आइसलैंड उत्तरी ध्रुव के पास स्थित एक देश है, आइसलैंड, जिसकी राजधानी रिकजाविक है। और आइसलैंड की राजधानी जो रिकजाविक है, सबसे उत्तरतम राजधानी है, सबसे उत्तर में स्थित राजधानी जो है आइसलैंड की राजधानी रिकजाविक है। इरमिंगर जलधारा की उत्पत्ति भी यहीं पर होती है और ये सीमित क्षेत्रों में बहती है। यह ठंडी और सीमित क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली जलधारा है। आइसलैंड के पूर्वी किनारे के सहारे बहती है। आइसलैंड के पूर्वी किनारे के सहारे दाहिने हाथ तरफ पूर्वी किनारे के सहारे बहती है। पूर्वी किनारे के सहारे किधर बहेगी? उत्तर से दक्षिण की ओर बहेगी और अंत में अटलांटिक महासागर में किसी गर्म जलधारा से मिलकर गर्म जलधारा में विलीन हो जाएगी। यह जलधारा उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है और उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, जो कि गर्म जलधारा है, उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट, जो कि गर्म जलधारा है, उसमें मिल जाती है और समाप्त हो जाती है। रेनेल जलधारा, किनारी जलधारा का जब बिस्के की खाड़ी में प्रवेश होता है, किनारी जलधारा जब बिस्के की खाड़ी में प्रवेश होता है तो उसे रेनेल जलधारा कहते हैं। इस प्रकार उत्तरी भूमध्यरेखीय जलधारा, गल्फ स्ट्रीम और उत्तरी अटलांटिक प्रवाह एवं किनारी जलधारा मिलकर प्रशांत महासागर में एक गोलाकार स्वरूप बनाती है। इसके मध्य शांत सेर्गेसो सागर स्थित है तथा चारों ओर ये जलधाराएं प्रवाहित होती है। दोस्तों, ये देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेनेल जलधारा जो है, किनारी जलधारा जब बिस्के की खाड़ी में प्रवेश करता है तो उसे रेनेल जलधारा कहते हैं। किनारी जलधारा को ही रेनेल जलधारा कहते हैं और तब कहते हैं जब रेनेल जलधारा बिस्के की खाड़ी में पहुंचता है। तो रेनेल जलधारा और बिस्के और किनारी जलधारा एक ही है, फर्क सिर्फ इतना है, जब रेनेल जलधारा बिस्के की खाड़ी में पहुंचती है तो उसका नाम रेनेल जलधारा हो जाता है। इस प्रकार भूमध्यरेखीय धारा, यानी कि भूमध्यरेखीय धारा और गल्फ स्ट्रीम जलधारा और उत्तरी अटलांटिक प्रवाह एवं किनारी धारा मिलकर क्या बनाती है? प्रशांत महासागर में एक गोलाकार स्वरूप बनाती है। प्रशांत महासागर में एक गोलाकार, ये चारों जलधाराएं, यानी कि भूमध्यरेखीय जलधारा, गल्फ स्ट्रीम जलधारा, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह और किनारी जलधारा। भूमध्यरेखीय जलधारा, गल्फ स्ट्रीम जलधारा एक गर्म जलधारा है और उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट और किनारी ये जलधारा, ये चारों मिलकर प्रशांत महासागर में एक गोलाकार स्वरूप बनाता है और उसके बीच स्थित सागर को सेर्गेसो सागर कहते हैं, जो कि एक शांत सागर है। प्रशांत महासागर में गोलाकार स्वरूप बनाता है, इसके मध्य शांत सागर सेर्गेसो सागर स्थित है तथा चारों ओर जलधाराएं प्रवाहित होती है। दक्षिणी अटलांटिक महासागर की धाराएं, दक्षिणी अटलांटिक महासागर की धाराओं के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। फॉकलैंड जलधारा, फॉकलैंड धारा, यह ठंडी जलधारा है तथा दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है।
यह धारा दक्षिण अमेरिका के दक्षिण में स्थित फॉकलैंड द्वीप के पास बहती है, इसलिए इसे फॉकलैंड की धारा भी कहते हैं। इसकी उत्पत्ति अंटार्कटिका प्रवाह से होती है, अंटार्कटिका ड्रिफ्ट से होती है। फॉकलैंड जलधारा अपने साथ बड़े बड़े बर्फ टुकड़े को बहा कर लाती है, जिससे दक्षिण अमेरिका और दक्षिण पूर्वी तट ठंडा रहता है। यह जलधारा उत्तर की ओर चलकर ब्राजील जलधारा में मिल जाती है, ब्राजील जलधारा में मिल जाती है। इनकी न्यू फॉकलैंड जलधारा अंत में ब्राजील जलधारा, जो कि गर्म जलधारा है, उसमें मिल जाती है और समाप्त हो जाती है। वेनेजुएला जलधारा, यह भी ठंडी जलधारा है, जो दक्षिण से उत्तर की ओर अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी तट के किनारे बहती है, अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी तट के किनारे बहती है। यह अफ्रीका के पश्चिमी तट के किनारे पर वेनेजुएला एक स्थान का नाम है, इसी के नाम पर इस जलधारा का नाम वेनेजुएला धारा पड़ा है। इस धारा की उत्पत्ति अंटार्कटिका प्रवाह से अफ्रीका तट के टकराने के कारण होती है। इसमें अंटार्कटिक प्रवाह का शीतल जल मिल जाता है, इसलिए यह बहुत ठंडी हो जाती है। उत्तर की ओर चलकर गिनी की खाड़ी के पास यह जलधारा दक्षिण भूमध्य रेखीय जलधारा में विलीन हो जाता है और यह समाप्त हो जाता है। इस प्रकार वेनेजुएला की धारा का कहानी है। अंटार्कटिक प्रवाह, अंटार्कटिक ड्रिफ्ट, दक्षिण अटलांटिक प्रवाह, दक्षिण अटलांटिक महासागर में दक्षिण से उत्तर की ओर चलने वाली जलधारा को अंटार्कटिका ड्रिफ्ट कहते हैं, अंटार्कटिका प्रवाह कहते हैं। यह प्रवाह अधिक चौड़ा होता है और इसका जल अधिक ठंडा होता है। पछुआ पवनों के प्रभाव से इसकी दिशा पश्चिम से पूर्व होगी। इसके मार्ग में स्थलीय भाग नहीं है, इसलिए यह अपने प्रवाह अपेक्षाकृत, इसके प्रवाह में जो है स्थलीय भाग नहीं है। जैसे कि हम जानते हैं दोस्तों, दक्षिणी महासागर, जिसको अटलांटिक महासागर भी कहते हैं, उसमें स्थल भाग की कमी है और ये जो अंटार्कटिका ड्रिफ्ट जो होता है, इसके मार्ग में स्थलीय भाग नहीं मिलते हैं, इसलिए इसके प्रवाह की गति जो है अधिक होती है। वस्तुतः यह संपूर्ण पृथ्वी पर पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। वस्तुतः ये जलधारा जो है अंटार्कटिका प्रवाह उत्तरी ध्रुव से प्रवाहित होकर पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है और संपूर्ण पृथ्वी पर प्रवाहित होने वाली जलधारा अंटार्कटिका प्रवाह है। अंटार्कटिका ड्रिफ्ट जो है संपूर्ण पृथ्वी पर प्रवाहित होने वाली ठंडी जलधारा है। हिंद महासागर की धाराएं, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा, यह ठंडी जलधारा है तथा ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर यह दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। इसकी उत्पत्ति अंटार्कटिक प्रवाह से होती है। यह जलधारा अंत में दक्षिण भूमध्य रेखीय जलधारा में मिल जाती है। यह जलधारा अंत में क्या होता है, दक्षिण भूमध्य रेखीय जलधारा में मिल जाती है।